Welcome to the next part of the chapter 7, electromagnetic induction. Students, in the last chapter we had studied Faraday's law and Lenz's law and their simple problems. Today we are going to study self-induction. Self-induction दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. यहाँ पर आपको दिख रहा है सेल्फ और फिर है इंडक्शन. तो सेल्फ से क्या आपके दिमाग में आता है? किसी कॉइल में खुद में प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ खुद ही की वजह से, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. आइए इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ लें. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक रिकैप्चुलेशन ऑफ फैराडेज लॉ से. फैराडे लॉ ये कहता है कि E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, यानी कि किसी भी कॉइल में से जितना ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, टाइम जब कम और फ्लक्स जितना ज़्यादा चेंज होगा, ईएमएफ या करंट उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होगा. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉइल है और कॉइल में से कुछ फ्लक्स जा रहा है. अब यहाँ देखें अगर, तो यहाँ से इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आने में फ्लक्स बढ़ गया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं? कॉइल में ज़रूर होगा और उसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा. वाइस वर्सा, अगर किसी कारण से इस कॉइल में करंट कम हो जाए, बच्चों सोचिए कि ये मेन करंट है, किसी बैटरी से फ्लो हो रहा है और अचानक से ये करंट कम हो जाए तो क्या होगा इस कॉइल में? सोचिए. तो जब करंट कम होगा तो सीधी सी बात है फ्लक्स भी कम होगा, इसमें से कटने वाला फ्लक्स कम हो जाएगा और हम वापस इस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे जब फ्लक्स कम था. ये सिचुएशन आ गई, फ्लक्स कम होगा. अब कॉइल में से फ्लक्स कम हुआ तो कॉइल को तकलीफ होगी कि अरे मेरे में से तो फ्लक्स कम हो रहा है. तो जब भी फ्लक्स चेंज होता है बच्चों तो क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो खुद में ही चेंज होने की वजह से खुद में ही इसमें एक करंट इंड्यूस होने लगेगा और वो करंट क्या कोशिश करेगा? लेंज लॉ के हिसाब से वो कोशिश करेगा कि करंट कम ना हो. करंट कम ना हो तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा. तो इस तरह का कंसेप्ट है सेल्फ इंडक्शन. इसे हम और डिटेल में सीखते हैं. आइए बच्चों. तो सर्किट विद रेजिस्टेंस, आपके सामने ये एक सर्किट है जिसमें एक कॉइल लगी हुई है 3 ओम्स की. फिर यहाँ पर एक बैटरी है 12 वोल्ट्स की है और यहाँ पर एक और बल्ब लगा है. बच्चों देखिए आपके सामने यहाँ पर है एक सर्किट विद रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम्स. ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब भी लगा हुआ है, एक की लगी हुई है यहाँ पर और एक बैटरी है 12 वोल्ट्स की. ठीक है, अब ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R. अब V हमारा कितना है? 12 वोल्ट्स, तो 12 वोल्ट्स लिख देते हैं. इसके बाद रेजिस्टेंस कितनी है? 3 ओम्स. लेकिन ये बल्ब की रेजिस्टेंस भी तो सर्किट में है तो इसको भी हम ले लेते हैं और ये दोनों सीरीज में है. तो सीरीज में होने की वजह से टोटल रेजिस्टेंस हो गई 6 ओम्स. तो सीधी सी बात है कि जैसे ही हम यहाँ पर की को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होने लगेगा दैट विल बी 3 एम्पियर्स. सो 3 एम्पियर करंट flows to this resistance instantaneously and the bulb starts glowing. राइट, एकदम से यहाँ पर करंट फ्लो हुआ और बल्ब ग्लो करने लगा इंस्टेंटेनियसली. अब मैं इस सर्किट में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. अब इस सर्किट में उस रेजिस्टेंस को हटाकर हम क्या लगा देते हैं? एक सोलेनॉइड या लंबी कॉइल. जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना उतना ही प्रोमिनेंट होता है. तो यहाँ पे आप फिर से देख रहे हैं बच्चों कि ये एक सेल है जो कि 12 वोल्ट्स का है, ये की है, ये यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है 3 ओम्स का और यहाँ पर एक कॉइल है 3 ओम्स की. ठीक है, अब सोचिए जैसे ही मैं इस की को कनेक्ट करूँगी तो क्या होगा? जैसे ही इस की को हम क्लोज करते हैं यहाँ पर सर्किट में करंट बनना शुरू होता है. करंट फिर कितना बनेगा?
V अपॉन R के हिसाब से 12 अपॉन 3 प्लस 3 दैट इज 6 ohms. सो करंट विल बी 2 amperes. ठीक है, अब ये करंट जो 2 amperes है, अब ये एकदम से तो बनता नहीं है. अगर कॉइल की नज़र से देखें तो उसमें से धीरे धीरे जो करंट है 2 एम्पियर तो गया, लेकिन इस कॉइल में 2 एम्पियर या किसी भी सर्किट में एकदम से करंट जो है वो 0 से 2 एम्पियर तो नहीं पहुंच जाएगा. कुछ टाइम लगेगा उसको 0 से 2 एम्पियर पहुंचने में, से 1 माइक्रोसेकेंड. अब उस 1 माइक्रोसेकेंड में क्या होगा वो देखते हैं. सपोज ये जो करंट है इस कॉइल में धीरे धीरे बढ़ रहा है. अब क्या होगा कि ये फ्लक्स भी इसमें से बढ़ना शुरू होगा. उन 1 माइक्रोसेकेंड के लिए फ्लक्स भी बढ़ना शुरू हुआ. अब फ्लक्स जब बढ़ने शुरू हुआ तो क्या होगा, उसको कॉइल को लगेगा अरे मेरे में से तो फ्लक्स बढ़ रहा है. तो फैराडे लॉ क्या बोलता है, E इज इक्वल टू d∅dt. फ्लक्स चेंज होना है तो EMF इंड्यूस होगा. EMF इंड्यूस होगा लेंज लॉ की हेल्प से. अपोज करेगा किसको, अपोज करेगा कॉज को. और वो जो कॉज है वो क्या है, व्हाट इज द कॉज. कॉज इज द इंक्रीज ऑफ करंट. कॉज इज द इंक्रीज ऑफ करंट. तो कॉइल को लगेगा कि मेरे में जो करंट बढ़ रहा है वो ना बढ़े तो ठीक रहेगा, क्योंकि करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ता है और फ्लक्स बढ़ने से मेरे में EMF इंड्यूस होता है. तो क्यों ना मैं एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करूं जो ये जो मेन करंट है 2 एम्पियर्स मेन करंट को अपोज करे. तो जैसे ही हम सर्किट की को क्लोज करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा करंट इंड्यूस हो जाता है जो कि मेन करंट को अपोज करने की कोशिश करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है. और ये जो बल्ब है जिसको हमने सोचा था इंस्टेंटेनियसली ग्लो करेगा, ये इंस्टेंटेनियसली ग्लो नहीं करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है ग्लो करने में. तो जब भी आप एक कॉइल में बल्ब को लगाएंगे तो आप ये देखेंगे बच्चों कि कॉइल वाला जो बल्ब है ये एकदम से नहीं जलता है, थोड़ा सा टाइम लेता है. और यही जो फिनोमेना है ये है सेल्फ इंडक्शन. तो अब हम आ जाते हैं सेल्फ इंडक्शन. इंडक्शन की डेफिनेशन है द इंडक्शन ऑफ EMF इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स और करंट थ्रू इटसेल्फ. अब यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, कॉइल में क्या हुआ, करंट बढ़ा, इसलिए कॉइल में ही करंट इंड्यूस हुआ. करंट बढ़ने के दौरान एक बार करंट जब से फिक्स हो जाता है 2 एम्पियर, बहुत टाइम तक 2 एम्पियर ही इस बल्ब में से फ्लो होता रहता है, उस वक्त कोई सेल्फ इंडक्शन नहीं होता है. सेल्फ इंडक्शन कब दिखता है बच्चों, जब करंट बढ़ रहा होता है या फिर हम करंट को अचानक से इस की को बंद कर दें और की को ओपन कर दें और करंट कम होने लगे. ये 2 टाइम्स पर ही सेल्फ इंडक्शन दिखाई देता है. तो इंडक्शन ऑफ EMF इन अ कॉइल ड्यू टू अ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन. अब सपोज यहाँ पर एक कॉइल है और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है बच्चों. तो ये जो फ्लक्स है ये सीधी सी बात है, इसमें से कितना गुजरेगा ये डिपेंड करेगा करंट पर. ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि इस कॉइल में के अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. और ये जो कॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं इन सब को मिलाकर कांस्टेंट बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस, जो कि वायर की रो L और A पर डिपेंड करता है, या कैपेसिटेंस जो उसके एरिया पर या प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पर या उनके बीच में रखे हुए डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है. तो अब हमारे पास एक तीसरी चीज़ आ गई है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल. ये किन बातों पर डिपेंड करता है ये आगे पढ़ेंगे, पर ये फाई और I पर डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट रहता है और ये कॉइल की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है. तो नेक्स्ट जो बोर्ड्स के लिए नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. तो बच्चों 2 डेफिनेशंस होती हैं सेल्फ इंडक्टेंस की.
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर दो डेफिनेशंस हम ले सकते हैं। देखिए, एक तो हमने पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू एल आई। अब इसमें आई मेरे हाथ में हो सकता है, अगर मैं आई को 1 एम्पियर रख दूं तो मेरे पास क्या बचा, फाई इज इक्वल टू एल, या उल्टा करके हम पढ़ लें कि एल इज इक्वल टू फाई। तो एल क्या है, एल इज डिफाइंड एज द फ्लक्स linked with a coil when the current flowing through it is 1 ampere. Secondly, we can also do it by Faraday's law that E is equal to minus d phi by dt. phi को हमने यहाँ से उठा के रख दिया, phi को रख दिया, E is equal to minus L di by dt. अब एक कॉइल है और कॉइल में करंट बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है। अगर इस फ्लक्स के बदलने की रेट डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, आई एम्पियर और टाइम सेकेंड, अगर किसी कॉइल में 1 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से करंट बढ़ रहा हो या 1 एम्पियर पर सेकेंड कम हो रहा हो करंट, तो तब भी उसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, क्योंकि करंट में जब करंट बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो कॉइल में जब भी फ्लक्स बदलता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। सो यहाँ से हम एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं। अगर हम डी आई बाई डी टी को 1 रख दें तो वी आर लेफ्ट विद ई इज इक्वल टू माइनस एल। माइनस को भी इग्नोर कर दें डेफिनेशन में, तो एल की डेफिनेशन आ जाती है, एल इज डिफाइंड एज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसका मतलब ये भी है बच्चों, जैसे अगर हम बोलते हैं कि L 0.5 हेनरी है किसी कॉइल का और दूसरी कॉइल का L 5 हेनरी है, तो सीधी सी बात है कि किसमें ज़्यादा इंड्यूस होगा ईएमएफ, जिसका 1 एम्पियर, अगर हम दोनों में 1 एम्पियर पर सेकेंड की रफ्तार से करंट चेंज करें तो इसमें होगा 5 वोल्ट्स पैदा होगा और इसमें सिर्फ 0.5 वोल्ट्स पैदा होगा। तो दिस विल अपोज द राइज ऑफ करंट मोर, यानी कि यहाँ एल एक्चुअली सेल्फ इंडक्शन एक तरह का इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। आप करंट बढ़ाने की कोशिश करोगे तो कॉइल करंट को खुद में कम करने की कोशिश करेगी, और जब आप कॉइल में करंट कम करने की कोशिश करोगे तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब हमें समझ में आ गया। सेल्फ इंडक्टेंस को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है एसआई यूनिट, वो होती है हेनरी। हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार में लगा रही हूँ बोर्ड के लिए, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनके लिए आप इनको देख के एक छोटा सा नोट भी बना सकते हैं बच्चों। तो सपोज आपके पास एक कॉइल है और कॉइल में है n टर्न्स, ठीक है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I। एरिया ऑफ द कॉइल, मतलब एरिया क्या होता है, जब आप कॉइल को सपोज सोप सॉल्यूशन में डिप कर दें तो एरिया जहाँ जहाँ सोप की फिल्म बन जाएगी दैट विल बी एरिया ऑफ द area of cross section of coil. Suppose the length of the coil is L. L is the length of the coil. Then L जो है वो क्या होता है, phi upon I। अब phi का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी NBA, so this becomes NBA upon I. Now ये क्या है, ये है एक सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है करंट फ्लो होने से वो हो जाता है μ0 Ni अपॉन L। कई बार हम इसको μ0 Ni लिखते हैं, जहाँ पे N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो यहाँ पर हम वही B लग देते हैं, क्योंकि ये फील्ड किसका है, कॉइल में पैदा हो रहा है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस सोलेनॉइड की फील्ड की वजह। सो L इज इक्वल टू N μ0 N by L I A upon I. This I cancels off, and what are we left with? We are left with μ0
n square a upon l, म्यू 0 n स्क्वायर a by l। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड को डिफाइन करते हैं। बहुत इजी सा डेरिवेशन है। और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, कब कोई कॉइल करंट को के ग्रोथ को रोकती है, कब ज़्यादा रुकावट पैदा होगी बल्ब के जलने में या बल्ब के बुझने में। तो पहला फैक्टर इस फॉर्मूले से जो समझ में आ रहा है बहुत सामने इस फॉर्मूले से, वो है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करते हैं किसी भी कॉइल में। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे उतने ज़्यादा उसका एल होगा। तो ये भी लिख सकते हो आप, पाई इज नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड्स ऑन पाई। सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट्स द सेल्फ इंडक्टेंस इज द एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया ऑफ द कॉइल ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर जो इम्पोर्टेंट आ रहा है नज़र में वो है द मीडियम इनसाइड द कॉइल। मीडियम, अब आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि अगर कोई मीडियम हम इस कॉइल में डाल दें, जैसे कि इंस्टेड ऑफ एयर की जगह अगर हम इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें इस कॉइल के अंदर, तो ये जो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो एल हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू 0 म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा। म्यू 0 म्यू आर हो जाएगा। म्यू आर क्या है? परमिटिविटी ऑफ आयरन। आयरन की परमिटिविटी भी उसमें ऐड हो जाएगी और बाकी फॉर्मूला जो है वो तो है ही N0S। तो इतने टाइम्स आपकी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ गई। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि सपोज एक सोलेनॉइड है, उसमें हमने एक बल्ब लगा दिया और उसमें बैटरी और की भी लगा दी। जैसे ही हम की को ऑन करते हैं, की को क्लोज करते हैं, तो बल्ब कुछ से 1 माइक्रोसेकंड में जल जाता है। अब मैं इस कॉइल के अंदर अगर एक सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दूं तो ये जो बल्ब है ये देर से जलेगा या जल्दी जलेगा? बताइए आंसर। अब सीधी सी बात है कि अब जो कॉइल में फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लक्स को लीक नहीं होने देता, वो पूरा फ्लक्स अपने में से ही गुजारेगा। तो सीधी सी बात है, अगर परमिटिविटी बढ़ गई तो सेल्फ इंडक्शन भी बढ़ जाएगा। मतलब अब जो बल्ब है वो थोड़ी देर से जलेगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ इंडक्शन इनर्शिया कॉइल का बढ़ गया। जैसे आपने सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन। बच्चों, बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में जैसे आपने सेल्फ इंडक्शन देखा, यहाँ पर एक ही कॉइल थी, उसी में चेंज होने की वजह से उसी में इंडक्शन होता था। म्यूचुअल इंडक्शन में देयर विल बी 2 coils, 1 coil and other is in contact with it। अगर इस तरह से दूसरी कॉइल हो तो ज़्यादा अच्छा है। सपोज जो सेकंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है N2 और फर्स्ट कॉइल में है N1, तो फर्स्ट कॉइल को अगर मैं से जोड़ दूं बैटरी से, की से, तो जैसे ही इस की को क्लोज करूंगी तो क्या होगा? इसको जैसे ही क्लोज करूंगी इसमें से फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। अब इस कॉइल को क्या लगेगा? अरे इसमें मेरे में से फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स किस में से बढ़ रहा है? फर्स्ट कॉइल में से। लेकिन सेकेंड कॉइल, जो कि इसको सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं, तो उसमें से भी फ्लक्स बढ़ने लगेगा। तो इसमें अगर मैं एक बल्ब या गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगेगा। यानी कि फर्स्ट कॉइल में चेंज की वजह से, चेंज ऑफ करंट होने की वजह से सेकेंड कॉइल में इंडक्शन हो गया।
क्यों? क्योंकि वे कांटेक्ट में थे दोनों। सो दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। इस कॉइल को अक्सर हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, जो कि जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, और जिसमें फ्री में करंट मिल गया उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, जिसमें अक्सर हम बल्ब या आगे इसका हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट, इस पे हमारी पूरी जो दुनिया चल रही है ट्रांसफॉर्मर, इसी पर बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो म्यूचुअल इंडक्शन में जैसे आपने ये कॉइल देखी बच्चों, तो इसमें जो फ्लक्स थ्रू द कॉइल 2 था वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि फ्लक्स वो डिपेंड कर रहा है करंट थ्रू द कॉइल 1। दूसरी कॉइल में से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पहली कॉइल में करंट कैसे बह रहा है। तो फ्लक्स बिकम्स mi। अब ये m जो है ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहाँ पे हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस, और यहाँ पर है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी यूनिट भी बच्चों हेनरी है, और ये भी दोनों कॉइल्स की कांस्टेंट होता है। दोनों कॉइल्स की प्रॉपर्टीज m डिपेंड्स ऑन बोथ द कॉइल्स, व्हाट तरह का वो है उन दोनों के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, न कि फाई पर या आई पर डिपेंड नहीं करता। जब तक वही कॉइल्स हैं वैसा ही लिंक्ड हैं तब तक m बदलता नहीं है, भले कितना भी आप करंट बदल कर लें। तो m इज अ कांस्टेंट। और इसकी भी डेफिनेशन हम उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, m/dt। कहाँ पे कैसे निकला? क्योंकि E = d∅/dt में मैंने फाई को mi रख दिया, तो उससे मेरा ये फॉर्मूला आ गया। अगर फर्स्ट कॉइल में करंट कितनी रफ्तार से चेंज हो, फर्स्ट कॉइल है ये, और यहाँ पर ये सेकेंड कॉइल है। अगर मैं फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज करूं तो सेकेंड कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होता है। उसको भी लगता है कि मेरे में से फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है कॉइल 1 में। तो di/dt जो अगर हम 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दें फर्स्ट कॉइल में से, तो E2 हो जाएगा m, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ m इज व्हाट इज इट? EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल 2। कब होगा इसमें कॉइल सेकेंड में EMF कब इंड्यूस होगा? जब फर्स्ट कॉइल में व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट through the first coil is 1 ampere per second. So this is the popular definition of mutual inductance. And जैसे कि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग L निकाले थे, वैसे ही हम फैक्टर्स अफेक्टिंग M भी निकाल सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग M के लिए फिर से हम निकालेंगे m = phi = mi होता है ना, phi2 = mi1। तो हम यहाँ से निकालेंगे m = this। अब फ्लक्स किस में से गुजर रहा है? कॉइल हमारी है, करंट किस में से बह रहा है? फर्स्ट में से। और फ्लक्स बदलता हुआ किसको लग रहा है? इसको, सेकंड कॉइल को। अब कितना फ्लक्स इस कॉइल में से गुजरेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा। सेकंड कॉइल में से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा? उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसमें से फील्ड कितना जा रहा है पहले की वजह से। फील्ड तो पहला कॉइल प्रोड्यूस कर रही है, क्यों? क्योंकि करंट तो उसी में से है। तो पहले का फील्ड और दूसरे के नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। और ये I1, B को आप रख सकते हैं, B को आप रख दें वापस से 0 N2/L, सॉरी B1 विल बी, यू नो, फर्स्ट का जो फील्ड है वो दूसरे में से घुस के जा रहा है। तो फर्स्ट का फील्ड
लेने के लिए हमने फर्स्ट के टर्न्स लिए μ0 ni। B1 इज इक्वल टू, अब इसको कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, और इससे मेरा जो म्यू आ जाता है वो आ जाता है N1 N2 A अपॉन L। ये फाइनल मेरा फॉर्मूला आ जाता है जब मैं इसको यहाँ रखती हूँ, इसको यहाँ रखती हूँ। तो सीधी सी बात है, किन्हीं दो कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर, डिपेंड करता है एरिया पर, और डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में आपने कुछ आयरन या ऐसा कुछ कोर तो नहीं रख दिया जिसकी परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है, जैसे इसका म्यू आर बहुत ज़्यादा है, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगी। ओके, तो बच्चों ये था म्यूचुअल इंडक्शन, और इसके लिए आखिरी में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी पेश कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे एक कॉइल है और उसके बीच में मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है, और ऊपर से मैं एक दूसरी कॉइल डाल रही हूँ, जिसमें कि एक LED लगा हुआ है। ठीक है, इस कॉइल को जैसे ही मैं नीचे डालती हूँ, ये हो गई कॉइल सेकेंडरी, और इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, ये फर्स्ट कॉइल है। तो फर्स्ट कॉइल में मैंने AC लगा के रखा है। AC लगा के रखा है मतलब लगातार बदलने वाला करंट, एक बार वो यूं बह के जाता है, एक बार करंट यूं बहता है, तो फ्लक्स जो है वो इस आयरन कोर में जो है वो भी लगातार चेंज होता है। और जैसे ही मैं इस कॉइल को अंदर डालती हूँ तो क्या होगा, इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स लगातार चेंज होगा, और ये जो LED है वो ग्लो होगा।